हेलो साथियों, सभी को गुड इवनिंग। अवध क्लासेस के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ठीक जैसा कि हम लोग अभी तक रीजनिंग क्लास जो हम लोगों की चल रही थी उसमें हम लोग अभी तक जो है टॉपिक वाइज सीक्वेंस में हम लोग क्वेश्चंस कर रहे थे। ठीक है, तो आज की क्लास में एसएससी जीडी कांस्टेबल के एग्जाम को ध्यान रखते हुए हम लोग आज एक प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं जिसमें 20 क्वेश्चंस को मैंने क्या कर रखा, शामिल कर रखा है ना। ठीक, सभी क्वेश्चन एकदम बढ़िया होंगे, जबरदस्त। ठीक, तो आप लोग अच्छे से सॉल्व करिएगा और आप लोग मैच करते चलिएगा किसके कितने क्वेश्चंस सही हो पाते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट के लिए तैयार रहते हैं और शुरू करते हैं आज की क्लास, जहां हम लोग लेंगे प्रैक्टिस सेट 1 का पहला क्वेश्चन। ठीक है, देखिएगा भाई आप लोग, है ना। ठीक, विविध प्रश्न दिए गए, इसमें मिसलिनियस होगा टोटल, आप लोग इससे टाइटल से देख पा रहे होंगे। ठीक, थंबनेल में है ना। तो हम लोग शुरू करते हैं, देखते हैं भाई आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या होने वाला है। ठीक, देखिएगा सभी लोग हल कीजिएगा इसको। ठीक, क्वेश्चन क्या कह रहा है, जमीन कह रहा है कि जमीन पर 4 मानक पासे फेंके जाते हैं। जमीन पर 4 मानक पासे फेंके जाते हैं। ऊपरी सतह पर आने वाले अंकों का योग कितना है? 13 है। निचली सतह पर आने वाले अंकों का योग कितना होगा? डाइस से क्वेश्चन है पहला, आप लोग ध्यान दीजिएगा इसको थोड़ा सा। ठीक, देखो ये क्वेश्चन लैंग्वेज वाला है और लैंग्वेज वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट होता है कैसे? जो यूपी यूपी जेल वार्डन का एग्जाम हुआ था, यूपी जेल वार्डन का एग्जाम हुआ था, जो जेल प्रहरी होता है, कौन होता है? जेल प्रहरी होता है, जेल प्रहरी। इसका जो पेपर हुआ था सन 2020 में, कब हुआ था? सन 2020 में जो पेपर हुआ था उसमें सिमिलर क्वेश्चन लैंग्वेज वाले आए थे, ऐसे ही थे, जिसमें भाषा दी जाती है, लैंग्वेज दी जाती है। डाइस के थोड़ा सा अलग तरीके के क्वेश्चन हैं। आप लोगों को इसको टॉपिक अभी डाइस फिलहाल पढ़ाया नहीं है, ठीक, लेकिन आप लोग अगर पढ़ रखे हैं थोड़ी बहुत बेसिक जानकारी होगी पासे के बारे में, है ना। ठीक, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको पासे की जानकारी होना बहुत जरूरी है। ठीक, पासे की जानकारी होना बहुत जरूरी है। ठीक है, देखो भाई, सबसे पहले बात करें अगर हम किसकी, पासे की अगर हम बात करें, तो जो पासा होता है वो दो तरीके का होता है। पासा कैसा होता है? पासा दो तरीके का होता है। ठीक है, पासा दो तरीके का होता है। कौन कौन से दो तरीके हैं पासे के? पासे के दो प्रकार कौन कौन से हैं? ठीक है, तो देखिएगा, एक होता है पासा मानक, कैसा होता है? मानक। और एक कैसा होता है? साधारण। कैसा होता है? साधारण। ठीक है, मानक को इंग्लिश में कहते हैं स्टैंडर्ड। क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड। ठीक है, और इसे कहते हैं सिंपल, इसे कहते हैं सिंपल या नॉन स्टैंडर्ड। ठीक है, नॉन स्टैंडर्ड, नॉन स्टैंडर्डाइज, समझिएगा। स्टैंडर्ड शब्द अपने आप में एक बहुत बड़ा शब्द है। स्टैंडर्ड जो शब्द है अपने आप में बहुत बड़ा शब्द है। जैसे कोई व्यक्ति का रहन सहन स्तर बहुत अच्छा हो, या कोई व्यक्ति बहुत हाई फैमिली से बिलोंग करता हो, है ना। ठीक, तो लोगों का नजरिया क्या होता है कि देखो इनका रहन सहन बहुत स्टैंडर्ड लेवल का है, होता है ना। स्टैंडर्ड एक बहुत बड़ा शब्द लगता है, और जनरल लैंग्वेज में अगर या हम सामान्य भाषा में अगर प्रयोग करें तो होता भी ऐसा ही है ना। लेकिन पासे के केस में ये बिल्कुल विपरीत है। स्टैंडर्डाइज जो होता है मानक पासा, वो उसमें सिर्फ नाम का ही स्टैंडर्ड है, वो बाकी कुछ भी नहीं है उसमें स्टैंडर्ड, समझ गए। ये सिर्फ नाम का स्टैंडर्ड है, इसीलिए मानक पासा एग्जाम में बहुत रेयरली पूछा जाता है। कभी कभी एग्जामिनर जो है मानक पासे को पूछता है। ठीक है, अब समझिएगा, मानक और साधारण पासे ये हैं क्या। देखो, मानक, मानक समझाते हैं और साधारण समझाते हैं, क्योंकि ये प्रश्न जब तक समझ नहीं पाओगे तब तक इस प्रश्न को आप हल नहीं कर सकते हैं। देखो, अगर हम एक बंद पासा बनाएं, देखिएगा, अगर हम एक बंद पासा बनाएं, ठीक है, एक बंद पासा अगर हम बनाएं, ठीक, ये है जैसे एक बंद पासा है। ठीक, देखिएगा, इसकी ये और ये सतह संलग्न है, ये और ये इसकी सतह संलग्न है, और ये इसकी सतह संलग्न है। हम कह सकते हैं कि बंद पासे में, बंद पासे में पासे की दो स्थितियां बनती, पासा बंद भी होता, पासा खुला भी होता है। बंद पासे की तीन सतह सामने से दिखाई देती हैं। क्या होती हैं? तीन सतह दिखती हैं, तीन सतह दिखती हैं सामने से। और जो खुला पासा होता है उसकी 6 सतह दिखाई देती हैं। ठीक है, तो इसकी ये सतह एक दूसरे की क्या है? संलग्न है। कैसी हैं? संलग्न है। तो पासा कोई भी मानक तब होगा जब उसकी संलग्न सतहों पर क्या होगा?
संलग्न 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 सतहों पर संलग्न सतहों पर स्थित स्थित अंकों का योग अंकों संलग्न सतहों पर स्थित अंकों का योग क्या ना हो, अंकों का योग 7 ना हो, 7 ना हो। वो पासा कैसा होगा, मानक होगा, जिसके पड़ोस वाली सतह पर अंक अगर हम जोड़ दें तो सम 7 नहीं होना चाहिए। और साधारण में संलग्न पर योग 7 होता है। संलग्न पर संलग्न सतहों पर स्थित संलग्न सतहों पर स्थित अंकों का योग कितना होता है, अंकों का योग कितना होता है, 7 होता है। ठीक, 7 होता है। संलग्न सतहों पर स्थित अंकों का योग कितना होता है, 7 होता है। किसमें, साधारण में। हम कह सकते हैं कि मानक पासे की किस पर, विपरीत सतहों पर। मानक में विपरीत फिक्स होता है। मानक पासे की विपरीत सतहों पर स्थित अंकों का योग कितना होता है, अंकों का योग कितना होता है, मानक में 7 होता है। मानक में पड़ोसी 7 नहीं, विपरीत 7 होता है। ठीक है, जैसे एक पासा बनाए हम, ये है, हमें देख के बताना है कि ये पासा मानक है या साधारण है। ठीक है, इसको जैसे हमने बनाया, मैंने लिखा 3, 2 और 6। अब हमसे कोई पूछे कि ये पासा कैसा है, साधारण है या मानक है, मानक है। ठीक, तो देखो पड़ोस वाले का योगफल 7 नहीं होना चाहिए, तो पासा मानक हो जाएगा। ठीक है, पड़ोसी 7 ना है। देखो 6 3 कितना, तो मिला 9, और 6 2 कितना मिला 8, और 3 2 कितना मिला 5। ठीक है, तो कहीं पर भी मिला क्या, हमें 7 नहीं मिला। ये अर्थात ये पासा कैसा हो जाएगा, मानक। और मानक है तो विपरीत का योगफल 7 होगा, मतलब 2 का विपरीत कितना, 5, जोड़ने पर 7 आना चाहिए। 3 का विपरीत कितना, 4, और फिर 6 का विपरीत कितना, 1। ठीक, ये है मानक। मानक पासे की विपरीत सतहों पर स्थित अंकों का योग कितना होता है, 7 होता है। मानक में अपोजिट क्या होता है, फिक्स होता है। अब इसी से ये प्रश्न लग जाएगा, इसी से प्रश्न ये लग जाएगा। ठीक है, कैसे लगाते हैं देखिएगा आप लोग, है ना। ठीक, आप सभी लोग देखिएगा इस प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे, देखिएगा सभी ध्यान देंगे। इतना कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा डाइस का, क्योंकि जिस कॉन्सेप्ट का प्रयोग करेंगे हम, वो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए पहले से, है ना। पहले से पता होगा तो ही आप इसको कर पाएंगे। अब इस क्वेश्चन को जब हम हल करेंगे तो आपको बहुत बेहतर समझ में आया होगा। ठीक है, ठीक, देखो भाई कह रहा है जमीन पर 4 मानक पासे फेंके जाते हैं, ऊपरी सतह पर आने वाले अंकों का योग कितना है, 7 है। देखो 4 मानक पासे फेंके गए। ठीक, इसको समझिएगा आप लोग। हाँ, 1 2 3, और मान लो ये चौथा, मान लो ये, ठीक, मान लो ये चौथा पासा फेंका गया होगा, चौथा पासा फेंका गया। ठीक है, कह रहा इसकी ऊपरी सतह पर, अपर सरफेस पर जो अंक आया, तो उसको जोड़ने पर कितना आया, 13 आया। तो कह रहा है कि निचली सतह पर आने वाले अंकों का योग कितना होगा। एक बात बताओ, ऊपर अगर मान लो 1 रहा हो तो निचली सतह पर कितना रहा होगा, 6, क्योंकि पासे कैसे हैं, मानक हैं। तो मानक में अपोजिट तो फिक्स होता है, ऊपर 1 तो नीचे 6 रहा होगा फिर, है ना। इसको देखिएगा ध्यान से, इन दोनों को जोड़ दिया तो सम कितना आया, 7। इसका मतलब क्या है कि जो ऊपरी सतह थी, ऊपरी प्लस निचली सतह, निचली सतह, अगर हम बात करें किसमें, एक पासे में, तो ये कितना सम होना चाहिए, 7 होना चाहिए, क्योंकि मानक तो तभी आएगा। अब ये बताओ हमें पासे थे कितने, 4 थे, तो 7 चौक कितना, 28 योगफल होना चाहिए चारों में। कितना होना चाहिए, 28। ऊपरी निचली सतह को जोड़ने पर कितना होना चाहिए, 28। अब देखो ऊपरी सतह पर कह रहा इसमें 28 में कौन कौन शामिल है, ऊपर की भी सतह शामिल है, और कौन सी, और निचली सतह भी शामिल है ना। ऊपर और निचली दोनों सतहें शामिल है। सम कितना होना चाहिए, 28 होना चाहिए। ऊपरी और निचली सतह में सम कितना हो, 28 हो। हमें पता है, क्या पता है कि इसने बोला ऊपरी सतह पर स्थित अंकों का योगफल कितना है, 13 है। तो फिर 28 13 तो कितना बच गया,
15 डाउन सरफेस पर स्थित अंकों का योगफल कितना होगा, 15 होगा। ठीक, यही उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। ठीक है ना। ये सम कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है यदि P का अर्थ भाग Q का अर्थ गुणा R का अर्थ योग S का अर्थ घटाना है तो 14Q 16P 4R 7S 10 का मान कितना होगा। देखो भाई, कह रहा है कि यदि P का अर्थ भाग है तो देखो सबसे पहले इक्वेशन क्या दी गई, 14, क्या लगा है Q, इसको लिख लेते हैं। 14 है, फिर क्या है 16 है, फिर कितना है 4 है, फिर कितना है 7 है, फिर कितना है 10 है। 14 और 16 के बीच में क्यू लगा है, क्यू का अर्थ कह रहा है गुणा है। क्यू का अर्थ क्या है, क्यू का अर्थ गुणा है। अब 16 और 4 के बीच में क्या है, 16 और 4 के बीच में पी है, पी का अर्थ कह रहा है भाग है, पी का अर्थ कह रहा है भाग है। 4 और 7 के बीच में क्या है, आर है, आर का अर्थ कह रहा है योग है। और 7 10 के बीच में क्या है, 7 10 के बीच में क्या है, एस है, एस का अर्थ माइनस है, एस का अर्थ माइनस है। भाई देखो इसको, देखो पहले भाग करेगा तो कितना आ जाएगा 4, और गुणा करेगा कितना 14, और प्लस कितना 7 माइनस 10, 14 चक्कू कितना 56 प्लस 7 माइनस 10, तो 56 7 कितना हो जाएगा 63, 63 माइनस 10 बराबर कितना हो जाएगा 53, 53। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। किस रूल का प्रयोग करा है हमने, किसका किया है, BODMAS बोर्ड मास रूल को लगाया है, जहां पहले डिवाइड करेगा, फिर गुणा करेगा, फिर जुड़ेगा, फिर घटेगा। ठीक है, समझ पाए होंगे ये। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन अगले की तरफ। क्वेश्चन सिलोगिज्म से है अगला। ये टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं, कवर कर चुके हैं इसको। कह रहा है कथन में कि कुछ चीते क्या हैं, बिल्लियां, कुछ चीते क्या हैं, बिल्लियां। देखो भाई, कुछ चीते क्या हैं, बिल्लियां, कुछ चीते बिल्लियां। कह रहा सभी बिल्लियां क्या हैं, चूहे हैं। सभी बिल्लियां क्या हैं, सभी बिल्लियां क्या हैं, चूहे हैं। कुछ चीते बिल्लियां हैं और सभी बिल्लियां क्या हैं, चूहे। निष्कर्ष सभी चूहे बिल्लियां हैं। ठीक, ध्यान दीजिएगा आप लोग, कह रहा है कि सभी चूहे बिल्लियां हैं। तो देखो कुछ चूहे बिल्लियां हैं, इधर से देखो तो सम का केस बनेगा, पहला क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा गलत। कह रहा है ना कि सभी चूहे बिल्लियां हैं, नहीं कुछ चूहे बिल्लियां हैं। कह रहा है कुछ चीते चूहे हैं, तो देखो चीते का कुछ भाग चूहे में है, तो देखो चीते का कुछ भाग चूहे में, दूसरा वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, दूसरा सही होगा। अब दूसरा सही कहां पर दिया है, तो पहले ऑप्शन में केवल निष्कर्ष दूसरा अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष दूसरा अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ये CND के मानक पर गलत होगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग आगे। 7 प्रबंधक JKLMNOP केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्त के चारों ओर बैठे हैं। J P और M के मध्य में है, L जो M के दाहिने दूसरे स्थान पर है, K और O के मध्य में है, K इनका पड़ोसी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है। देखो भाई कितने लोग हैं, 7 लोग हैं, फेसिंग टूवर्ड सेंटर हैं। ठीक, 4 2 6 और 1 7, ये लोग हमने मान लिए हैं, ये हमने मान लिए हैं। ठीक है, और ये कहाँ देख रहे हैं, तो ये सब केंद्र की ओर देख रहे हैं। कहाँ देख रहे हैं, केंद्र की ओर देख रहे हैं। ठीक है, ये सब फेसिंग कहाँ है, फेसिंग सेंटर है। देखो क्या कह रहा है कि J P और M के मध्य में है, तो अभी मुझे नहीं पता कि J और P कहाँ बैठा है। ठीक, सॉरी, J P और M के मध्य में, तो P M की स्थिति नहीं पता। कह रहा है L जो M के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, इसको फिक्स कर लो। L जो है वो M के दाहिने दूसरे स्थान पर है, L जो है वो M के कहाँ है, M के दाएं दूसरा है, M के दाएं दूसरा है। M को यहाँ अगर हम फिक्स कर दें, M को अगर हम यहाँ फिक्स कर दें, M को, M यहाँ फिक्स हो जाएगा। ठीक है, L M के दाहिने दूसरा, 1 2 तो L यहाँ आ जाएगा। L M के दाहिने दूसरे स्थान पर है, L जो M के दाहिने दूसरे स्थान पर है, K और O के मध्य में है, K और O के मध्य में है। ध्यान दीजिएगा, K और O के मध्य में है। कह रहा है L ये जो M के दाहिने दूसरे स्थान पर है, K और O के कहाँ है, मध्य में है, K और O के मध्य में है। ठीक, तो देखो L जो है वो K या तो O यहाँ, या तो O और K यहाँ, इस तरीके से बैठे होंगे। फिर क्या कह रहा है, J P और M के मध्य में है, J P और M के मध्य में है, तो M यहाँ है,
तो फिर जे मध्य में अगर पी और एम के है तो जे यहाँ आएगा, तो फिर पी यहाँ आ जाएगा। एक व्यक्ति बच गया, कौन, एन, वो एन यहाँ आ जाएगा, ठीक है, एन यहाँ आ जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि एन का पड़ोसी नहीं है, के एन का पड़ोसी नहीं है, इसका मतलब के यहाँ नहीं आएगा, के यहाँ नहीं आएगा तो ओ यहाँ आ जाएगा, और ओ जैसे यहाँ आएगा तो फिर के अपने आप यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, ये अपने आप यहाँ पर आ जाएगा, ठीक, इसको देखिएगा, है ना, तो यहाँ पर के अपने आप आ जाएगा, ठीक, सारे अरेंज हो गए। कह रहा है एम पी के बाएं से दूसरे स्थान पर, एम पी के बाएं दूसरा है, एम पी के बाएं नहीं, सेंटर देख रहे हैं, दाहिने दूसरा दिया गया है ना, केंद्र की तरफ देखेंगे तो ये दायां हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये दायां हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है एम पी के बाएं दूसरे स्थान पर, गलत हो जाएगा, पी जे और एम के मध्य में है, पी जो है वो जे और एम के मध्य में है, जी नहीं, ये भी गलत होगा। जे एम के बाईं ओर एकदम बगल में है, जे एम के बाईं ओर एकदम बगल में है, बिल्कुल सही है, तीसरा वाला ही सही हो जाएगा। जे एम के बाएं जब ये अंदर देखेगा तो बायां दायां हमारे अकॉर्डिंग होगा, तो बाईं तरफ बैठा है जे एम के, तो बिल्कुल सही होगा। और एल जे के बाएं तीसरे स्थान पर है, एल जे के बाएं तीसरे स्थान पर है, नहीं दाहिने तीसरा है, ये भी गलत होगा। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर चौथे का। आप लोग देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5वां, ये वेन आरेख से क्वेश्चन है, ठीक, क्वेश्चन किससे है, वेन आरेख से, आप लोग देखिएगा। कह रहा है निम्नलिखित जानकारियों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और दिए गए प्रश्न का उत्तर। एक विशेष शहर में 5000 व्यक्ति निवास करते हैं, टोटल कितने हैं विशेष शहर में, 5000 व्यक्ति हैं, ठीक। फिर क्या कह रहा है, निवास, इनमें से 1200 व्यक्ति कोई अखबार नहीं पढ़ते हैं। चलो भाई 1200 नहीं पढ़ते हैं अखबार, इनको करो माइनस इसमें से, तो कितने बच जाएंगे, 3800 बच जाएंगे, कितने, 3800 व्यक्ति ऐसे हैं जो अखबार पढ़ते हैं। ये कौन है, ये पढ़ने वाले हैं, कौन है, पढ़ने वाले, ये कौन है, पढ़ने वाले, 3800 कौन है, ठीक है, इनमें से 1200 व्यक्ति कोई अखबार नहीं पढ़ते हैं, इसका मतलब 3800 पढ़ते हैं। 2700 इंडियन एक्सप्रेस तथा 1800 द हिंदू पढ़ते हैं। एक चीज देखिएगा, इंडियन एक्सप्रेस वाले कितने हैं, इंडियन एक्सप्रेस वाले कितने हैं, ठीक, तो ये कितने हैं, 2700 हैं, इंडियन एक्सप्रेस वाले कितने हैं, 2700, तथा 1800 द हिंदू वाले हैं। द हिंदू वाले कितने हैं, द हिंदू वाले कितने हैं, 1800 हैं, कितने हैं, द हिंदू वाले 1800 हैं, ठीक। तो एक बार जरा अखबार पढ़ने वालों की संख्या चेक कर लीजिए, 8 7 15 और 2 1 3 1 कितना, 4। अखबार पढ़ने वाले यहाँ 4500 आ रहे हैं और यहाँ कितने आ रहे हैं, 3800। इसका मतलब ये है कि इसमें कुछ ऐसे व्यक्ति जरूर शामिल हैं, भाई अखबार पढ़ने वाले हैं तो 3800 ही, आ रहे हैं 4500, इसका मतलब इसमें कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो दोनों तरीके का अखबार पढ़ते हैं। इसका मतलब ये कितने हैं, ये डिफरेंस कितने का आया, 700 का आया। 700 व्यक्ति ऐसे हैं जो दोनों तरीके का अखबार पढ़ते हैं, ठीक, 700 ऐसे हैं। अब बना ले मैंने इसका, तो देखो ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। अब एक को हम क्या मान लेंगे, एक को मान लेंगे ये द हिंदू वाला रहा होगा, द हिंदू वाला रहा होगा, और इसको हम मान लिए ये इंडियन एक्सप्रेस वाला रहा होगा, ये इंडियन एक्सप्रेस वाला रहा होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, ये क्वेश्चन यूपी पुलिस के एग्जाम में ऐसा ही सिमिलर आया है, ठीक। तो कह रहा है क्या, 700 ऐसे हैं जो दोनों तरीके का अखबार पढ़ते हैं, कितने हैं ये, 700 हैं, ये कितने हैं, 700 हैं। अब देखो इस पूरे वृत्त में द हिंदू वाले आएंगे, और द हिंदू वाले वैसे कितने हैं, तो इसने कहा है कि 2700 इंडियन एक्सप्रेस, 1800 द हिंदू वाले हैं, 1800 द हिंदू वाले, 700 इधर तो बचे कितने, 1100 बच गए, 1100 ये हो गए, तो इस पूरे देखो सर्कल में द हिंदू वाले 1800 हो गए। और कह रहा है कि 2700 इंडियन एक्सप्रेस वाले, इसका मतलब 700 इधर तो बचे कितने, 2000 बच गए, ये 2000 कौन है, तो 2000 है इंडियन एक्सप्रेस वाले, ठीक है। अब ये जोड़ के देखो तो 27 और 11 देखो 3800 है यहाँ पर अखबार पढ़ने वाले, तुम इनकी संख्या जोड़ के देख सकते हो ये। अब क्या पूछा इसने, कितने व्यक्ति केवल द इंडियन एक्सप्रेस अखबार पढ़ते हैं, तो केवल वाला पोर्शन कौन है जो उसमें ना हो, तो कौन है, ऐसे 2000 लोग हैं, कौन है, ऐसे 2000 लोग हैं, ठीक है, ऐसे कौन है, 2000 लोग हैं। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। ये बहुत जल्दी वेन आरेख टॉपिक पढ़ाएंगे तो उसमें इस क्वेश्चन का इस तरीके के क्वेश्चंस करा देंगे उसमें, ठीक। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें के बाद 6वें को नंबर सीरीज है, देखिएगा। दिए गए अनुक्रम में छूटी हुई संख्या को विकल्पों से चुने, ठीक। देखो भाई 15 से 20 है, 18 23 सीरीज घट बढ़ रही है, दोनों केसेस है ना, ठीक। देखो
15 से गैप चेक कर लो, एक बार गैप चेक कर लिया जाए, है ना, देख लेते हैं, फॉलो करना चाहिए। देखो भाई आप लोग, कह रहा है 15 से 20 कितना है, +5, और 20 से 18 कितना है, -2। 5 15 5 20 -2 18, 18 5 23, तो -2 कितना हो जाएगा, 21। 21 हो जाएगा, 21 इसका राइट आंसर होगा पहला वाला। ठीक, आगे चेक कर लो, 21 5 26 और 26 -2, बिल्कुल क्या चल रहा है, +5 -2, कैसा, अल्टरनेट चल रहा है, अल्टरनेट चल रहा है, समझ गए ना, तो 21 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, देखिएगा। फिर नंबर सीरीज दी गई है, उस सही विकल्प को चुने जो निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करे। ठीक है, क्वेश्चन इजी है, सही से देखो एक बार आप लोग। अगर क्या दिया गया, 4 8 12 24 और 18, फिर वही कहानी है, ये कम ज्यादा हो रही है सीरीज। देखो 24 के बाद 18 आ गया, क्या चल रहा है भाई, 4 और 8, 4 4 8 4 12, देखो इसको, इसको देखो, 4 दूनी 8, 12 दूनी 24, तो 18 दूनी कितना, 36, यहाँ 36 हो जाएगा, ऑप्शन पहला आ जाएगा इसका। ठीक है, ऑप्शन पहला आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। आप लोग 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 15 मीटर लंबे एक चिकने खंभे पर एक बंदर 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ता है और दूसरे मिनट में 3 मीटर फिसल जाता है। चढ़ने और फिसलने का क्रम प्रत्येक 1 1 मिनट के अंतर पर हो रहा है। ज्ञात कीजिए खंभे के शिखर पर पहुंचने में बंदर को कितना समय लगेगा। देखो भाई, इसको आप लोग समझिएगा, बहुत अच्छे समझ में आएगा। ये पेड़ दिया गया है, इस पेड़ की हम ऊंचाई मान लेते हैं कितनी है, 15 मीटर है, हमें दी गई है कितनी हाइट है इसकी, 15 मीटर। एक चीज हमेशा समझिएगा, जो इस तरीके के प्रश्न आते हैं एग्जाम में, उसमें क्या होता है, बंदर पेड़ पर चढ़ेगा फिर खिसकेगा, मेढक कुएं के तल पर होगा, ऊपर आएगा फिर नीचे चला जाएगा, है ना। इस तरीके के जितने प्रश्न आते हैं, 2 तरीके का क्वेश्चन होता है। कैसे, क्या इसके ऊपर आने और नीचे जाने की प्रक्रिया एक ही बार में हो रही है, अलग अलग समय अंतराल ले रहा है। देखो इसको, 15 मीटर लंबे एक चिकने खंभे पर एक बंदर 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ता है और दूसरे मिनट में 3 मीटर फिसलता। ये प्रक्रिया बहुत बार एक ही मिनट में दोनों हो जाती, तो ये आपको समझना पड़ेगा। यहां मतलब ऊपर जाएगा तो 1 मिनट लेगा, खिसकेगा तब भी 1 मिनट लेगा, इसका मतलब ये जितना ऊपर या नीचे रहेगा टाइम 2 मिनट ले लेगा। इसको समझिएगा, हमेशा कभी भी जब भी ये चढ़ने उतरने वाले क्वेश्चन आएंगे, ऊपर जाने नीचे जाने वाले, आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, ये कभी भी 15 मीटर एक बार में डायरेक्ट नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा। इसको ब्रेक करेंगे, कैसे ब्रेक करेंगे आप लोग ध्यान से समझिएगा। ठीक, इसको 2 हिस्से पर तोड़ देना। कैसे, ये चढ़ने उतरने की जो प्रक्रिया है इसकी, ये 2 बार में होगी। कैसे, ये जितना ऊपर जाए इसको उतने से ही तोड़ देना। यहां कितना, 5 मीटर, तो फिर बचा कितना, 10 मीटर। समझ गए, इसके ऊपर जाने की और खिसकने की प्रक्रिया 10 मीटर तक कंटिन्यू चलती रहेगी। फिर जाएगा फिर खिसकेगा, फिर जाएगा फिर खिसकेगा, लेकिन 10 मीटर के बाद जब जाएगा तब ये खिसकेगा नहीं। ठीक, हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी जाए कभी भी ये, तो इसको इस तरीके का जो क्वेश्चन आए ऊपर नीचे जाने वाला, उसको हमेशा डिवाइड कर देना 2। और टूटेगा किसके साथ, तो ये जितना ऊपर जाएगा उसी के साथ टूटेगा ये। अगर ये 3 मीटर जाता ऊपर तो 3 लिखते, तो 12 इधर बचता। ठीक है, 5 मीटर यहां बचा। अब इसको समझो, कह रहा है कि 5 मीटर चढ़ता है तो कितना लेता है, 1 मिनट। देखो 5 मीटर ऊपर जाता है तो इसको टाइम कितना लगता है, 1 मिनट लगता है। फिर कह रहा है दूसरे मिनट में 3 मीटर फिसल जाता है, और जब 3 मीटर फिसलता है तो इसको टाइम कितना लगता है, तब भी 1 मिनट लगता है। अब आप हमें ये बताओ, आप लोग समझ में आएगा, अब ये हमें बताओ कि देखो ये 5 मीटर गया था, 3 खिसक गया, तो ये अभी कहाँ है, अभी ये 2 मीटर ऊपर है, और इसको टाइम कितना लग चुका है, 2 मिनट लग गया। बताओ भाई, इसको 2 मीटर ऊपर जाने में 2 मिनट लगता है, इसको जाना कितना है, पहले 10 मीटर जाना है। पहले कितना, 10 मीटर जाना है। कितना, 10 मीटर जाना है, तो इसको कितना टाइम लगेगा। देखो 2 का ये कितने गुना, 5 गुना, तो ये भी कितना होगा इसका, इसका भी 5 गुना, कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 मिनट। समझ में आया नहीं आया। ठीक है, तो 10 मीटर पर ये कब होगा, 10 मिनट में होगा। और जैसे ही ये अगले 5 मीटर जाएगा, कितना, जैसे ही ये 5 मीटर ऊपर और जाएगा तो ये टाइम कितना ले लेगा, 1 मिनट ये और ले लेगा, क्योंकि 1 मिनट में इसको 5 मीटर लगता ही है।
तो 5 मीटर ये कितना हो जाएगा 15 मीटर ऊपर, और इसको टाइम कितना लग जाएगा 10 और 1 कितना 11 मिनट लग जाएगा। समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, है ना। कितना 11 मिनट लग जाएगा, हमारा आंसर जो आएगा वो कितना आ जाएगा 11 मिनट आ जाएगा। ठीक है, 11 मिनट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, यहीं पर अगर ये प्रक्रिया एक ही अंतराल में हो रही होती तो हम 1 मिनट में लिखते कितना 2 मीटर जाता है 1 मिनट में, क्योंकि ये अगर 1 ही मिनट में ऊपर जाने के नीचे आने की होती तो 2 मिनट 1 मिनट में, मतलब 2 मीटर 1 मिनट में, तो कितना है 2 गुना है इसका। तो 10 मीटर जाएगा तो इसको 5 मिनट लगेगा, है ना। तो इस तरीके से हम लगा लेते हैं इसको। ठीक, बढ़े हम लोग आगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। कुछ बच्चे एक पंक्ति में खड़े हैं, स्टेनली बाएं से 19वें और लियो दाएं से 21वें स्थान पर है। कुछ बच्चे, फिर क्या कह रहा है, ये दोनों आपस में बदलते हैं, आपस में बदलने वाला है। बच्चे खड़े हैं, स्टेनली बाएं से 19वें, लेफ्ट से कौन है, लेफ्ट से स्टेनली है। स्टेनली बाएं से कितना है 19वां है, और लियो दाएं से 21वां है। और कौन है लियो, ये कहां से है, ये दाएं से है। लियो दाएं से कितना है 21वें स्थान पर है। कह रहा है कि यह स्थित अपनी आपस में बदल लेते हैं, जिससे स्टेनली बाएं से कितना होता है 15वें स्थान पर आ जाता है। 15वें स्थान पर आ जाता है। पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं। ठीक है, इसको सीधे क्रॉस में जोड़ दो और 1 घटा दो, इसको प्लस करके 1 माइनस कर दो, प्लस करके इन दोनों को प्लस कर दो और 1 माइनस कर दो। तो 5 1 6 2 1 3 कितने हो जाएंगे 36 माइनस 1 बराबर कितने 35 लोग रहे होंगे। 35 इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन अगले की तरफ। किसी सांकेतिक भाषा में एलाई स्टीलिसन को 59 3 4 एक साथ लिखा जाता है। तो साइलेंट SILENT। एक चीज देखो, अगर इसी के अक्षरों से इसको लिखा गया है, इसी के अक्षरों से इसको लिखा गया, देखो भाई इसी के अक्षरों से लिखा गया है, तो एस के लिए क्या कोड प्रयोग किया है 3 नंबर, तीसरा तीसरा। आई के लिए 9, एल के लिए 5, ठीक है, ई के लिए 1, और एन के लिए 7, और टी के लिए 4 4। तो 3 39 51 74, 39 51 74, 39 51 74 ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, इसी के अक्षरों का कोड लिख दिया, वही अक्षर प्रयोग कर लिए इसने। किसी सांकेतिक भाषा में 123 का अर्थ है हॉट फिल्टर्ड कॉफी, 356 का अर्थ है वेरी हॉट डे, और 589 का अर्थ है डे एंड नाइट की संख्या का अर्थ वेरी है। तो पहले देख लो वेरी कहाँ है, वेरी है दूसरे वाले में। इसको समझिएगा, जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं वो सब देखें, कोडिंग का टॉपिक बहुत जल्दी पढ़ाएंगे, है ना। 123 क्या कहा इसने, इसने कहा हॉट फिल्टर्ड कॉफी। क्या कहा, हॉट FILTERED, हॉट फिल्टर्ड COFF कॉफी। ठीक है, और क्या कहा 356 का अर्थ वेरी हॉट डे, 356 का अर्थ क्या है वेरी हॉट डे। और क्या दिया गया है, हाँ 589 डे एंड नाइट, 589 का अर्थ क्या है डे एंड नाइट। ठीक है, डे एंड नाइट। अब इसको अगर हम हल करें तो कैसे हल करेंगे, देखो कॉमन क्या है, पहले दूसरे को देखो कॉमन क्या है। इधर से हॉट कॉमन है, हॉट कॉमन, इसको कैंसिल कर दो। इधर से अंक कॉमन कितना है 3 कॉमन है, कैंसिल कर दो। हॉट का कोड कितना आ जाएगा 3। अब देखो वेरी का कोड चाहिए तो डे को कैंसिल करना है, यहां से डे, यहां से डे कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों में अंक कितना 5 कैंसिल हो जाएगा। तो डे का कोड कितना आ जाएगा 5, वेरी का कोड कितना बच गया 6, 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेरी का कोड कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, 6 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कॉमन मिलेगा दोनों तरफ से कट कर देंगे उसको हम। ठीक, क्वेश्चन नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 11 समझ में आया, आप लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखो, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो कहां से है, ब्लड रिलेशन से है। ए बी का पिता है, सी बी की पुत्री है। ए बी का पिता है, ए पिता किसका, बी का है, बी का पिता है। कह रहा है सी बी की पुत्री है, बी की पुत्री कौन, सी। कह रहा है डी बी का भाई है, बी का भाई कौन है, डी। ठीक, बी का भाई कौन, डी। ठीक, डी बी का भाई है। ई ए का पुत्र है, ई ए का पुत्र है, ई पुत्र है किसका, ए का, ई ए का पुत्र है। सी और ई के मध्य क्या संबंध है, सी और ई के मध्य क्या संबंध। अब ये इसका पता नहीं माता है या पिता, अगर पिता है तो ये इसका चाचा होगा, माँ है तो इसका मामा होगा। ठीक है, सी और ई के मध्य, एक सेकेंड एक चीज और समझिएगा, सी और ई के मध्य संबंध की बात कर रहा है। तो देखो सी और ई के मध्य संबंध पूछ रहा है, तो सी देखो इसकी अगर बहन की लड़की है तो इसकी या तो भांजी आएगी, और इसके भाई की तो ये भतीजी आएगी, भांजी या भतीजी। ठीक है,
भांजी या भतीजी, इसका मतलब ये क्या है कि भांजी मामा, भांजी मामा और भतीजी या चाचा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, यही सही हो जाएगा, क्योंकि इसका जेंडर अगर मेल हो जाए तो ये भतीजी और ये चाचा, और अगर फीमेल है तो ये भांजी और ये मामा। ठीक है, तो भतीजी और चाचा भांजी। एक चीज बहुत ध्यान से समझिएगा कि इसने कहा है सी को, तो सी पहले लोगे तो सी या तो भतीजी होगी या भांजी होगी। तो यहाँ देखो भतीजी और भांजी पहले दिया गया, जो पहले हो उसको पहले रखेंगे। इस बात को बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा आप लोग, है ना। ठीक, जैसे ये भी एक ऑप्शन दे देता इसमें, इसी को पलट के लिख देता। यहाँ क्या लिखता, इसको लिख देता चाचा और भतीजी, और भतीजी इस तरीके से, या लिख देता इसको मामा और भांजी, मामा और भांजी। अब तुम फंस जाते हैं आंसर लगाने में दोनों का, अब फंस जाते, कंफर्म फंस जाते। क्यों? क्योंकि बहुत, अब दोनों ऑप्शन सही हैं अपनी जगह पर, है ना। लेकिन अब कहाँ जाएंगे, अब देखेंगे पहले कौन आया है। तो कह रहा है सी और ई के मध्य में पहले सी आया है, तो सी नीचे पीढ़ी में है, और नीचे पीढ़ी में है तो जिस जनरेशन नीचे आएगा पहले वो आएगा। तो यहाँ भतीजी है, अगर ये भाई तो भतीजी, और अगर ये बहन तो इसकी भांजी। ठीक है ना, ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। बढ़े हम आगे की तरफ, क्वेश्चन नेक्स्ट देखिएगा। 13, ए प्लस बी का अर्थ है बी ए का भाई। देखो उल्टा दे दिया, बी ए का भाई, इसी क्वेश्चन का हम जिक्र कर रहे थे। ए प्लस बी का अर्थ बी ए का भाई, माइनस बी का अर्थ है ए बी की माता, मिक्स कर दिया है। ए इंटू बी का अर्थ ए बी का पिता है, डिवाइडेड बाई बी का अर्थ ए बी का पुत्र है, ए बी का पुत्र है। चलो देखते हैं, ए प्लस बी का अर्थ बी ए का भाई है। ठीक है, देखो P प्लस आर का अर्थ क्या हो जाएगा, यहां से देखो P प्लस आर का अर्थ क्या हो जाएगा। देखो A प्लस बी, बी ए का भाई है तो P प्लस आर, ठीक है, आर पी का भाई हो जाएगा, आर पी का भाई है, आर भाई है और भाई है किसका, पी का है। ठीक है, पी का है। अब आर इंटू टी दिया गया है, आर इंटू टी दिया गया है। चीज देखो भाई, आर इंटू टी, इसको थोड़ा सा डायग्राम इधर क्लियर बनाते हैं जिससे कि ये थोड़ा सा आसानी रहे हमें। देखो a प्लस बी का अर्थ क्या है, बी ए का भाई है, तो p प्लस आर में r जो है, r भाई हो जाएगा किसका, p का। देखो r भाई है और भाई है किसका, p का है। आगे क्या कह रहा है, r इंटू टी, a इंटू बी का अर्थ ए बी का पिता है, तो r इंटू टी में r पिता हो जाएगा, r पिता हो जाएगा किसका, t का। t माइनस क्यू, a माइनस बी ए बी की माता है, टी माइनस क्यू में टी माता हो जाएगी किसकी, क्यू की। टी माता है किसकी, क्यू की है। और क्यू डिवाइडेड बाई एस है, क्यू डिवाइडेड बाई एस है। ए डिवाइडेड बाई बी में ए बी का पुत्र है, क्यू डिवाइडेड बाई एस में क्यू पुत्र हो जाएगा किसका, एस का। क्यू पुत्र है इसका, क्यू पुत्र तो टी का भी है, एस का। इसका मतलब टी और एस विवाहित जोड़ा हो जाएगा। एस प्लस यू है, एस प्लस यू, ए प्लस बी का अर्थ बी ए का भाई है, एस प्लस यू में, एस प्लस यू में यू भाई होगा किसका, एस का। तो यू भाई है किसका, एस का, यू भाई है एस का। ये डायग्राम बनेगा इसका, ये डायग्राम बनेगा। पी का जेंडर फिक्स नहीं होगा। पूछ क्या रहा है, एस आर से कैसे संबंधित है, एस आर से कैसे संबंधित, इसकी पुत्री का पति इसका क्या है, दामाद है। पुत्री का पति इसका क्या हो जाएगा, दामाद हो जाएगा। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, कह रहा है एस आर से कैसे संबंधित है, एस आर से कैसे संबंधित, तो आर की बेटी, बेटी का पति, अर्थात पुत्री का पति कौन होता है, दामाद होता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा आप लोग। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या चुनिए। विषम संख्या का मतलब ऑड वन आउट फाइंड करना, क्वेश्चन क्लासिफिकेशन से है। ठीक, विषम मतलब ये है कि आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये सम विषम नहीं है, ये सम विषम नहीं है, ये असंगत पूछ रहा है, असंगत, ये असंगत पूछ रहा है। इनमें से कौन असंगत है, मतलब जब भी ऑड इवन चुनना होगा असंगत वाला, तो जब भी एक अलग होगा विषम वाला, है ना, जब भी एक विषम वाला अलग होगा, वैसे ही क्या होगा हम देखेंगे, तीन किसी एक प्रकार समान है क्या, तीन किसी एक प्रकार समान है क्या, चेक करेंगे हम, देखते हैं। ठीक, देखो 27, 44, 21, 97 क्या है, 13 का क्यूब है, 17, 28, 12 का क्यूब है, और ये क्या है 27, 44, 14 का क्यूब है। ये देखो तीनों क्यूब संख्याएं दी गई हैं, 40, 98 किसी का क्यूब नहीं होता, तो क्या हो जाएगा, वन को छोड़कर, वन को क्या करेंगे, छोड़कर शेष सभी
वन को छोड़कर क्या है, वन को छोड़कर, ठीक है, शेष सभी क्या है, शेष सभी घन संख्याएं, शेष सभी घन संख्याएं हैं। ठीक, शेष सभी घन संख्याएं हैं पहले वाले को, तो ऑप्शन 1 ऑड हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, कह रहा है 15 दिए गए शब्दों के जोड़ों में से 3 जोड़े एक जैसे हैं और एक अलग है, असंगत जोड़े को पहचानिए। इनमें से कौन ऑड इवन है? शराब है, अंगूर है, चावल है, फसल है, कागज है, लुगदी है, मेज है, लकड़ी है। देखो, लकड़ी से मेज बनती है, लुगदी से कागज बनता है, और अंगूर से शराब बनती है, लेकिन फसल से क्या चावल बनेगा? नहीं। ठीक है, चावल नहीं बनेगा, चावल से, चावल जो होते हैं ना उसी से फसल बनती है। ऑप्शन नंबर दूसरा ऑड हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन दूसरा ऑड हो जाएगा। ठीक, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, उन संख्याओं के समूह को चुनिए जो दिए गए समुच्चय के समान है। उन संख्याओं के समूह को चुनिए जो दिए गए समुच्चय के क्या है, समान है। देखो, 9, 18, 36, 8, 16, 24, 10, 100, 1000, 11, 22 और 66 क्या दिया गया? 6, 12 और 24। 6, 12 और 24 क्या दिया गया है? 6, 12 और 24 दिया गया। देखो भाई, 6 है, 12 है और 24 है। ये क्वेश्चन आज के समय का सबसे वायरल क्वेश्चन है। इनका गैप चेक कर सकते हैं और भी कुछ कर सकते हैं। मल्टीपल चेक कर लें क्या? 6 दूनी 12 और 12 दूनी 24। देखो भाई, दो दो गुना हो रहा है क्या? कोई है ऐसा? 9 दूनी 18 दूनी 36। ऑप्शन नंबर कौन? पहला। देख सकते हो, 9 दूनी 18 और 18 दूनी 36 उसी जैसा है एकदम। जैसे देखो ना, 6 दूनी 12 और 12 दूनी 24। ठीक है, ये हो जाएगा पहला वाला। ठीक है, 16 का। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 17 देखो, कह रहा बुधवार 8 अगस्त 1934 को पड़ता है। 29 दिसंबर 1934 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? देखो भाई, 8 अगस्त 1934, 8 अगस्त 1934 दिन कौन सा? इसने कहा क्या है? बुधवार है। क्या है? बुधवार है। इसने पूछा कब? 29 दिसंबर 1934 को। कब पूछा इसने? 29 दिसंबर 1934 का दिन इसने हमसे पूछा है। अगर हम इसको हल करें तो देखो, ईयर समान है, ये देखो तो ईयर समान है, गैप महीने कर रहे हैं, गैप महीने कर रहे हैं। 8 अगस्त से 29 दिसंबर तक चले जाओ, महीना कौन कौन शामिल होगा? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है, अब अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। देखिएगा ध्यान से, मैंने आपको एक बात बताई थी। क्या बताई थी? कि जब भी कभी भी हम जाएंगे कहाँ, ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है ना, जिनमें महीनों का अंतर होगा, तो वहां पर दो को ध्यान रखना। अगस्त माह में टोटल दिन 31 होते, 8 हो गए, बचे कितने? 23। यहाँ कितने बच गए? 23। सितंबर में 30 होते हैं, 30 लिख दो। अक्टूबर में कितने होते हैं? 31, ये लिख लो। नवंबर में 30 होते हैं, ये भी लिख लो। और दिसंबर के कितने? 29 दिए गए, तो इसके 29 लिख लो। ठीक है, 29 दिए गए, 29 लिख लो। एक्स्ट्रा दिन यहाँ कितने? एक्स्ट्रा 2, यहाँ 7 से भाग करो तो 2, यहाँ भी कितना? 2, यहाँ कितना? 3, यहाँ कितना? 2, और यहाँ कितना? 1। समझ गए? टोटल एक्स्ट्रा कितने हो गए? ये हो गए। ठीक, अब देखो इनमें से क्या कुछ कैंसिल होगा? 7 7 कैंसिल करते चलेंगे। 3 2 5 2 7 कैंसिल हो जाएंगे। 2 1 कितने बच गए? 3 अतिरिक्त बच गए। चाहो तो आप जोड़ के इनको, इनको चाहो तो जोड़ के 7 से भाग करके तब देख सकते, 3 एक्स्ट्रा बच गए। बुधवार में हम क्या करेंगे? 3 जोड़ देंगे। समझ गए ना? बुधवार कितना? +3 कर देंगे तो क्या आ जाएगा? शनि आ जाएगा। क्या आ जाएगा? शनिवार आ जाएगा। क्या आ जाएगा? शनिवार इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ठीक, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया है? इसके बचे हुए दिन, इसके कौन से दिन बचे दिन, और इसके कौन से दिए गए दिन, दिए गए दिन, यही लिखते हैं। ठीक है, और फिर हम एक्स्ट्रा देखेंगे ये 2 कैसे आया है। तो 23 को मैंने भाग करा 7 से, तो 7 या 21 कितना बच गया? 2 से। 7 चौक 28, फिर 2 बचा। 7 चौक 28, 3 बच गया। 7 चौक 28, 2 बचा, और 7 चौक 28, 1 बच गया। ठीक, फिर यहाँ हमने इनको सबको चाहो जोड़ दो, 2 2 4 3 7 2 9 1 10 बचेगा। और 10 को भाग करेंगे 7 से, तो 10 भाग 7 कितना? 7 1 कम 7 3 10, 3 रिमाइंडर बचेगा। और 3 रिमाइंडर बचेगा, जो दिन दिया गया उसमें 3 जोड़ देंगे। क्वेश्चन नंबर 17 आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखो,
क्वेश्चन नंबर 18 आप लोग देखिएगा, ठीक है। 18 ये सादृश्यता से क्वेश्चन है। कहाँ से है? सादृश्यता से क्वेश्चन है, ठीक। आशावादी हंसमुख, तो निराशावादी क्या होगा? आशावादी क्या है? हंसमुख है, तो निराशावादी क्या होगा? देखो भाई, आशावादी हंसमुख, ठीक। तो देखो, जिस व्यक्ति को आशा होती है वो हंसमुख प्रवृत्ति का होता है, ठीक। तो निराशावादी व्यक्ति उदास रहता है। क्या रहता है? उदास रहता है। ये हिंदी का क्वेश्चन है, ठीक। सादृश्यता में कहीं से भी क्वेश्चन आ जाता है हिंदी वाले पोर्शन पे, ठीक। उसमें पूरी जीएस शामिल है और ये भी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद 19 नंबर देखो। क्वेश्चन नंबर पेपर कटिंग से है। पेपर फोल्डिंग और कटिंग का है। एक कागज को निम्नांकित आकृतियों के अनुसार मोड़ा और काटा जाता, खोले जाने पर यह कैसा दिखाई देगा, ठीक है। आप लोग समझिएगा थोड़ा सा, इसमें मिरर का कॉन्सेप्ट लगता है। देखो, एक टॉपिक तुम्हारे में है दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब का। दर्पण, इसकी दो स्थितियां होती हैं। एक ये होता है ऊर्ध्वाधर, एक क्या होता है? ऊर्ध्वाधर। और एक क्या होता है? क्षैतिज। क्या होता है? एक क्षैतिज। आपको हम प्रतिबिंब का खाली रूल बता रहे हैं जिससे इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। देखो, ऊर्ध्वाधर में जैसे पी को ले लें और इस पर हम दर्पण लगा दें इस तरीके से, ठीक है। तो देखो, जो इसका मध्य भाग होता है ये हमेशा स्थिर रहता है, ये ऐसे ही रहेगा। जो दाहिने घूमा होता है ऊर्ध्वाधर दर्पण में, दाहिना भाग बाएं घूम जाता है, बस ऐसे। लेकिन इसी पर अगर हम क्षैतिज दर्पण लगा दें इस तरीके से, ऐसे, ध्यान दीजिएगा आप लोग, तो देखो क्षैतिज में दायां बायां नहीं घूमता। जो हिस्सा दर्पण के पास होगा वो पास रहेगा, ये ऐसे बनेगा। और ये दाहिने घूमा था, ये इधर को घूम जाएगा, ठीक है। जैसे अगर हम ई अक्षर ले लें, ई, और इस पर मिरर लगा दें ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा? ये ऐसे रहेगा और इधर को ये घूम जाएगा इस तरीके से, ठीक है। ऐसे ही अगर हम ए है, ए, इस पर ये मिरर लगा दिए हम, तो ये सिमिलर रहेगा। लेकिन अगर इस पर हम क्षैतिज दर्पण लगा दें तो ये ऐसे पलट जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। बात समझ में आ गई? ठीक है। तो देखो, इस पर जब भी हम क्वेश्चन को हल करेंगे, इस प्रश्न को हम जब भी हल करेंगे, ठीक है, इस प्रश्न को हम जब भी हल करेंगे, तो ये पेपर फोल्डिंग के जितने क्वेश्चन आते हैं इस पर मिरर से ही लगेगा। तो देखो, जब भी इस दर्पण को लेंगे हम, इस पर भी जब ये दर्पण लेंगे हम, ये वाला, तो देखो ये सर्कल पास में है तो ये पास में आ जाएगा, ये दूर था तो ये दूर रहेगा। वर्ग पास में था, वर्ग यहां बनेगा, और ये सर्कल दूर था, दूर रहेगा। अब इस पर ये मिरर लगा देंगे क्षैतिज वाला, तो देखो ये सर्कल पास में है, ये पास में आ जाएगा, ये बॉक्स यहाँ आ जाएगा, ये वर्ग यहाँ आ जाएगा, और ये सर्कल यहाँ आ जाएगा। अब दो वृत्त इसके पीछे थे, दो वृत्त पीछे आ जाएंगे, और दो इधर थे, दो यहाँ पर आ जाएंगे। समझ गए ना? अब देखो, मिड में चार सर्कल, मिड में चार वर्ग होने चाहिए। मिड में क्या होने चाहिए? चार वर्ग होने चाहिए। तो यहाँ देखो एक वर्ग बना, यहाँ दो वर्ग बने, यहाँ नहीं है। देखो चारों वर्ग सामने हैं, आपको दिखा सकते हैं। आप लोग देखिएगा ध्यान से, एक ये वर्ग है, एक ये वर्ग बना है, देखो, और एक ये वर्ग बना है, और एक ये वर्ग बना है। देखो ये चारों वर्ग बने, ठीक। आप लोग देख सकते हैं ये चारों वर्ग बने हैं यहाँ पर, ठीक, चारों वर्ग बने हैं। तो यहाँ भी देखो एक ही वर्ग है, ये नहीं होगा। यहाँ दो ही वर्ग बने, ये भी नहीं होगा। और यहाँ देखो एक वर्ग बना, ये भी नहीं होगा, ये सही हो जाएगा। देखो चारों वर्ग बने, और इन चार वर्गों में दो वर्गों के ऊपर दो वृत्त हैं, देख सकते हो ये दो वृत्त हैं, ठीक। ये दोनों, इनके दोनों के एक एक साइड में वृत्त बना है, एक साइड में इधर, एक साइड में इधर, ये वाले। नीचे देखो इनके पीछे पीछे दो दो वृत्त बने हैं, ये देखो, समझ गए ना? तो ये चौथा ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20 देखो, ये दर्पण प्रतिबिंब से मिरर के पास है ना, ठीक। ये मिरर इमेज से क्वेश्चन है, आप लोग देखिएगा। क्वेश्चन नंबर कितना? 20। कह रहा है जब दर्पण को निम्नांकित चित्र के अनुसार एमएन पर रखा जाता है तो दिए गए संयोजन का सही दर्पण प्रतिबिंब चयनित करें। क्वेश्चन आता है इसका सी सेट में, एक सी सेट में क्वेश्चन आता है कि जैसे ये मिरर है, मिरर है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है कि ये वस्तु है, मान लो ये क्या है? वस्तु है, ठीक, वस्तु है। आरओ का एग्जाम भी लगा, पीसीएस वाला भी लगा, आप लोग समझिएगा। सीसेट में क्वेश्चन आता है कि एक वस्तु दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर है, इसका प्रतिबिंब, इसका प्रतिबिंब जो इमेज बनेगी, इसका प्रतिबिंब वस्तु से कितनी दूर होगा? वस्तु से कितनी दूर होगा? ध्यान से देखिएगा, ये इससे 5 मीटर की दूरी पर है, तो इससे प्रतिबिंब जो बनेगा वो कितनी दूर बनेगा? 5 मीटर ही बनेगा, समझिएगा इसको। अब ये यहां ध्यान देना है कि प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूर है या वस्तु से कितनी दूर। अगर दर्पण से पूछेगा तो 5 मीटर दूर है, और वस्तु से कितनी दूर है तो 5 ये मिला के कितना हो जाएगा? वस्तु से कितनी दूर हो जाएगा? 10 मीटर, और मिरर से कितनी दूर हो जाएगा? 5 मीटर। इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, है ना, ठीक। ये पूरा टॉपिक हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो अब इसको एक चीज और समझिएगा इसके अंदर, ठीक। इसमें एक चीज समझेंगे, है ना, ठीक। इसमें हम लोग एक चीज समझेंगे क्या,
कि अगर हम मान लो, अगर हम एक चीज समझना है कि अगर हम लोग क्या करें, मिरर बनाए, जैसे ये रेखा mn पर एक दर्पण रखा गया, mn पर एक दर्पण रखा गया, जैसे हम मान लो एक शब्द लिखते हैं FATHER, फादर, फादर। ठीक, अब जब भी प्रतिबिंब बनेगा तो R का पास में बनेगा, ये R का प्रतिबिंब इस तरीके से बनेगा, E ऐसे घूम जाएगा, ठीक है, E इस तरीके से घूम जाएगा, ठीक है ना। फिर देखो, फिर H ऐसा ही रहेगा, ठीक, फिर T भी ऐसा ही रहेगा, A भी ऐसा रहेगा, और F जो है वो इधर को घूम जाएगा, F जो है वो इधर को घूम जाएगा। समझ गए? इस तरीके से, मतलब कि जो पास में है उसका प्रतिबिंब पास में बनेगा, D का प्रतिबिंब पास में बनेगा, D का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, D इधर को घूम जाएगा, ये इस तरीके से इधर को आ जाएगा। समझ गए? और इधर को आएगा अगर, तो देखो F पहला होगा ही नहीं, सॉरी H पहले नहीं आएगा, D का प्रतिबिंब पास में बनेगा, D का, तो यहाँ 8 दोनों जगह बना रखा है इसने, ये दोनों ऑप्शन कैंसिल हो जाएंगे। समझ गए ना? तो D का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसके पास बन जाएगा, कहाँ बन जाएगा, पास बन जाएगा, ठीक है, पास बन जाएगा D वाला, ठीक। तो जब D पास बनेगा तो हमारे पास दो ही ऑप्शन है, तो D यहाँ बन जाएगा, ठीक, देखो भाई D यहाँ बन जाएगा, उसके बाद 6 6, अब 6 देखो 6 कैसा होगा, घूम जाएगा, 6 ऊपर नीचे नहीं घूमेगा, 6 9 नहीं बनेगा, 6 घूम जाएगा, ये कैसा, इस तरीके से ऐसे घूम जाएगा। और D के बाद ऐसे कहाँ, देखो यहाँ 9 बना रखा, पहला भी गलत हो जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा, ठीक है। जैसे 7 है, 7 इधर को घुमा है बाई तरफ, 7 इधर घूम जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा 7, है ना, इस तरीके से जो इधर को घूम जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ठीक, तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा हमारा कौन सा वाला, ठीक। तो 20 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा, और यही इसका राइट आंसर होगा। डी का प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, 6 का यहाँ, ई का यहाँ, 7 का यहाँ, एफ का यहाँ, और 8 का यहाँ बन जाएगा, ठीक है। समझ आया होगा, उम्मीद करते हैं ये आप लोगों को सेशन, ठीक है, आप लोगों को ये सेशन समझ में आ गया होगा। आप लोगों को बहुत जल्दी ही टॉपिक, ये नॉन वर्बल रीजनिंग के जो दो टॉपिक हैं नॉन वर्बल के, एक तो मिरर, एक तो मिरर और एक पेपर, एक पेपर, ये हम आप लोगों को बहुत जल्दी पढ़ा देंगे, ठीक है। तो ये सेशन आप लोग है ना, बताइएगा कैसा लगा, सभी लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में, ठीक है। थैंक यू, सभी को धन्यवाद, ठीक, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार।